नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल साइंटिफिक क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 135 और 225 का HCF हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि 135 और 225 में सबसे बड़ा क्या है, 225 है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालेंगे। तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे भाग विधि से निकालते हैं ताकि बनाना आसान हो। तो हम लोग क्या करेंगे, 225 को 135 से भाग देंगे। तो एक बार में आएगा 135 और 5 में 5 गया तो 0 और 2 में 3 नहीं जाएगा तो एक पैंचा लेंगे यानी कि 9, 90। पूरा पूरी भाग नहीं लगा तो फिर से उतर जाएगा 135। अब 135 एक बार में 90, 5 में 0 गया 5 और यहाँ पे 13 में 9 गया 4, फिर से यहाँ 90 उतर जाएगा क्योंकि पूरा पूरी भाग नहीं लगा। ये प्रोसेस हम लोग जब तक करते रहते हैं जब तक कि मेरा शेषफल 0 नहीं आ जाता। अब 45 को 2 बार जब हम लोग देंगे तो 90 आएगा और ये मेरा शेषफल क्या आ गया, 0। यानी भाग विधि से जो HCF आया 225 और 135 का, वो आया 45। यानी दो संख्याओं का HCF है 225 और 135 का HCF आया 45। लेकिन ये तो मेरा भाग विधि से था। हमें इस क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग के द्वारा निकालना है। तो आइए इसके द्वारा भी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90, यानी कि 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं शेषफल तो 90 है, यानी शेषफल 0 नहीं आया, यानी r इज नॉट इक्वल टू 0। r यहाँ पे शेषफल है। फिर हम लोग देख रहे हैं 135 को वापस से भाग दिए 90 से, तो 135 बराबर 90 गुना 1 और शेषफल में है 40। तो यहाँ हम देख रहे हैं शेषफल ये r की जगह पे 45, यानी r अभी भी 0 नहीं है। फिर तीसरे स्टेप में देख रहे हैं कि 90 को हम लोग 45 से भाग दिए, यानी कि 90 बराबर 45 गुना 2 और शेषफल मेरा आ गया 0, यानी r इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पर मेरा r 0 आ जाए वहीं पे मेरा HCF निकल जाएगा, यानी यहाँ पे 45 मेरा HCF हो गया। तो हम लिखेंगे अतः HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45, और यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 कहता है कि 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग 196 और 38,220 का HCF भाग विधि से निकालते हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि 196 और 38,220 का HCF भाग विधि से 196 आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, क्योंकि जब अच्छा पहले देख लेते हैं कि 38,220 बड़ा है मेरा, तो इसलिए इधर साइन दे देते हैं। उसके बाद लिखेंगे 38,220 बराबर हो जाएगा मेरा 196 गुना 195। अब मेरा शेषफल हो गया 0। अब हम बताए थे जहाँ शेषफल 0 हो जाए वहीं पे हम लोग रोक देंगे। तो कहेंगे अतः HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज इक्वल टू 196। ये मेरा ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 255 और 867 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 255 और 867 का HCF भाग विधि से निकालते हैं। उसके बाद हम लोग इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं 867 और 255 में 867 मेरा बड़ा है। उसके बाद हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 867 को 255 से भाग देने पर मेरा शेषफल 102 आता है। और ये भाग हम लोग तब तक देते रहेंगे जब तक कि मेरा शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं और बनाते हैं।
तो हम यहाँ लिखेंगे 867 बराबर 255 गुना 3 और शेषफल क्या आ जा रहा है मेरा 102। तो यहाँ पे r इज नॉट इक्वल टू 0, r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर वापस से हम लोग 255 को हम लोग 102 से भाग देते हैं 2 बार में और शेषफल मेरा आ जाता है 51, यानी यहाँ पर भी r इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, फिर हम लोग भाग देते हैं 102 को 51 से और 2 बार में मेरा आ जाता है 102 और यहाँ पे शेषफल आ जाता है 0, यानी r इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ कहेंगे अतः HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51, यानी मेरा इसका आंसर आ गया 51। यहाँ पे 51 मेरा क्या हो गया, इसका HCF हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हम लोग a को कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए जहां b बराबर 6 है। अब 6 कैसे आया देखते हैं। अभी हम लोग जाने हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है। इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे b के जगह पे क्या है 6, यानी bq + r होता है a बराबर, और a को कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं। तो यहाँ पे b के जगह 6 है, b की जगह 6 है, b की जगह 6, यानी b बराबर 6। अब देखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर bq + r। तो यहाँ पर भी हो जाएगा a बराबर b की जगह पे है 6q + r। अब यहाँ पे r कितना होगा, तो आइए बात करते हैं हम लोग। तो हम अगर क्या करते हैं a को 6 से भाग देते हैं तो q बार में 6 आएगा, q बार में शेषफल r आएगा। तो ये जो r होगा वो या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या तो 5 होगा। 5 से ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, यानी कम होता है। तो ये जो r होगा 0, 1, 2, 3, 4 या 5 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले समीकरण में कभी r का मान 0 रखते हैं, कभी 1 रखते हैं, कभी 2 रखते हैं, 3, 4, 5 रख के देखते हैं और हमको क्या क्या मान प्राप्त होता है देखते आइए। लिखेंगे यदि r बराबर 0 हो, यदि r 0 होगा तो a बराबर हो जाएगा मेरा 6q और r की जगह 0 बराबर 6q ही हो गया। अब बात आ रहा है 6q, तो 6q जो होगा तो 6 के अगर q का मान 1 रखेंगे तो 6 मिलेगा, अगर हम q का मान 2 रखेंगे तो 12 मिलेगा, अगर q का मान हम 3 रखेंगे तो 18 मिलेगा। यानी कि हमें सब कुछ सम चीज़ मिल रहा है, सम पूर्णांक मिल रहा है, यानी 6q मेरा सम पूर्णांक है। अब हम लोग r का मान 1 रखते हैं तो लिखेंगे यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर हो जाएगा 6q + 1, r की जगह पे 1 रख दिए। तो मेरा अब हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा पूर्णांक होता है। तो अगर 6q + 1 कैसा पूर्णांक होगा तो एक सब में जोड़ देते हैं, तो 6 1 7 हो गया, 12 1 13 हो गया, 18 1 19 हो गया। इन्हें सारा का सारा विषम पूर्णांक मिल रहा है, यानी कि 6q + 2 एक विषम पूर्णांक है। लिखेंगे
यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2, और ये 2 मेरा हो जाएगा समपूर्णांक, क्योंकि r की जगह पे 2 है, इसलिए ये मेरा समपूर्णांक हो गया, समपूर्णांक। यदि r बराबर 3 हो तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3, अभी 3 मिला इसलिए ये मेरा हो जाएगा विषम पूर्णांक। यदि r बराबर 4 हो तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4, और ये मेरा हो जाएगा समपूर्णांक। अब आखिरी में r का मान हम 5 रखते हैं, यानी यदि r बराबर 5 हो तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5, ये हो जाएगा मेरा विषम पूर्णांक। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जब हम लोग r का मान 0 रखें तो 6q मिलता है, समपूर्णांक मिलता है, वही r का मान 1 रखने पर विषम पूर्णांक मिलता है, 2 रखने पर हमको समपूर्णांक मिलता है, 3 रखने पर विषम पूर्णांक, 4 रखने पर समपूर्णांक और 5 रखने पर विषम पूर्णांक। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि जितना भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो विषम पूर्णांक वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो अतः हम लिख सकते हैं कि जितना भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये जो 616 और 32 है उसका एचसीएफ जो होगा वही मेरा स्तंभों की अधिकतम संख्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि स्तंभों की अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32, 616 और 32 का एचसीएफ ही मेरा स्तंभों की अधिकतम संख्या कहलाएगी। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 616 और 32 में बड़ा है 616, यानी कि हम लोग 616 को 32 से भाग देते हैं। आइए रफ में हम लोग भाग देते हैं। तो 616 को हम लोग 32 से भाग देते हैं, तो एक बार में 32 आ गया। अब 11 में 2 गया तो 9, और 5 में 3 गया तो 2, यहाँ से 6 उतरा। अब 32 को हम अगर 9 बार पढ़ेंगे तो 288 आएगा, यानी कि 16 में 8 गया तो 8, और 8 में 8 गया तो 0, और इधर भी 0, यानी 8 आ गया। अब वापस से हम 8 को 32 से भाग देंगे तो 8 चौके 32, यानी भाग विधि से मेरा एचसीएफ आ गया 8। तो वैसे ही हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालते हैं। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम लोग सबसे पहले 616 को भाग दिए हैं 32 से 19 बार में, और शेषफल आ गया है मेरा, शेषफल आया है 8, यानी कि यहाँ पे r मेरा क्या है 0 के बराबर नहीं है। फिर हम लोग वापस से 32 को भाग दिए हैं 8 से, और 4 बार में मेरा आ जाता है शेषफल 0, यानी r इज इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं अतः एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे काफ़ी आसानी से हम कह सकते हैं अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8।
तो आइए लिखते हैं। कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके हम यहाँ लिखते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, अब अगर हम लोग मान लें कि यदि b बराबर 3 हो, b बराबर 3 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, अगर b बराबर 3 हो तो a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है a बराबर बी क्यू प्लस, a बराबर हो जाएगा b की जगह यहाँ 3 है तो 3q प्लस। और अब बात आ रहा है कि r, जहाँ r कितना होगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, a को 3 से भाग देते हैं तो q बार में मेरा शेषफल r आएगा। तो r होगा या तो 0, 1 या तो 2 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि r जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है, भाजक से कम होता है। तो r जो यहाँ पे होगा या तो 0 होगा, 1 होगा और या तो 2 होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, r का मान 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, तो देखते हैं a का मान क्या प्राप्त होता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं a का संभव मान, जो a का पॉसिबल वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो पहला a बराबर हमको मिलेगा 3q, जब r का मान 0 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q। दूसरी बार जब r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। तीसरी बार जब r का मान 2 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको केस 1 मान लेंगे, इसको केस 2 और इसको केस 3। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, हल करते हैं। तो केस 1 में लिखते हैं यदि a बराबर 3q हो, चूंकि a क्या है, a है धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है और क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, a का वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे a स्क्वायर। अब देखो a का स्क्वायर किए हैं तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, तो 3q का भी स्क्वायर होगा, यानी a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब हम लोग a स्क्वायर को 3 गुना 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 गुना 3 9 होता है। अब यहाँ पर 3q स्क्वायर को हम लोग m मान लेते हैं, तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 इंटू m। इसको हम लोग m मान लिए लिख लेंगे, लेकिन जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर हो तो a स्क्वायर बराबर आ गया मेरा 3m। अब केस 2 में चलते हैं। केस 2 कहता है कि यदि a बराबर 3q प्लस 1 हो, तो यदि a बराबर 3q प्लस 1 हो तो मुझे क्या करना है, a का वर्ग करना है। तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का b स्क्वायर होगा। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस बी की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर बराबर आ गया 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6q और 1 का 1, तो a स्क्वायर बराबर। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं। जब इससे 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 और q स्क्वायर कॉमन नहीं लेंगे, q को कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ हम लोग नंबर संख्या को कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर भी 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा 2 और q और लास्ट में आखिरी में 1, तो a स्क्वायर बराबर हो गया
3। अब 3q² प्लस 2q, इसको m मान लेते हैं, तो m+1 तो लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q है, 3q² प्लस 2q है। तो ये मेरा दूसरा निकल गया। फिर कह रहा है कि a बराबर 3q प्लस 2 हो तो आइए देखते हैं केस 3। यदि a बराबर 3q प्लस 2 हो तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ, तो 3q प्लस 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी a² बराबर हो गया, यहाँ पर भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस 2ab प्लस b², तो तोड़ते हैं तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस b के जगह पे है 2, तो यानी 2 का स्क्वायर, तो a²। अब 3q का स्क्वायर होता है 9q², 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे a² 9q² प्लस 12q। अब हम लोग 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 1 4 ही तो होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस एक को छोड़कर इसमें से 3 कॉमन ले लेते, तो 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3 अगर हम 9q² से 3 कॉमन लेंगे तो 3q² 5 के पास बच जाएगा। अब 12q में अगर हम 3 कॉमन ले लिया तो 4q इसके पास बच गया, और 3 में 3 कॉमन ले लिए तो बचा क्या 1, और लास्ट में 1। अब इस पूरे को जो ब्रैकेट के अंदर है उसे हम लोग m मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे a² बराबर 3m प्लस 1, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1 है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो स्क्वायर होता है वो 3m या तो 3m प्लस 1 या 3m प्लस ही 1 निकल रहा है, यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होगा वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो आप लोग इसे नीचे लिख लीजिएगा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है, लेकिन इसमें किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में माने थे वैसे ही इसी क्वेश्चन में मानेंगे। तो लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है यदि b बराबर 3 हो, तो अगर b बराबर 3 हो तो a का संभव मान होगा a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1 या a बराबर 3q प्लस 2 होगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसको केस 1, इसको केस 2, इसको केस 3 मानेंगे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब होता है क्यूब, यानी कि अब हम लोग इसका क्यूब करेंगे फिर हम लोग हल निकालेंगे, इसका क्यूब करने पर फिर हल निकालेंगे, इसका क्यूब करके हल निकालेंगे। देखते हैं क्या होता है। इसको केस 1 मान लेंगे, तो देखते हैं। आइए केस 1 में क्या करते हैं, यदि a बराबर 3q हो, a बराबर 3q हो तो अब इसका भी क्यूब करेंगे, तो इधर 3 का भी क्यूब करना होगा। a का क्यूब बराबर a³, अब 3 का क्यूब 27 और q का क्यूब अब a³। अब 27 को हम लोग 9 गुना 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, ये 3 का क्यूब को हम लोग m मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे a³ बराबर 9m, जहाँ m बराबर 3 का क्यूब है।
तो ये मेरा केस 1 सॉल्व हो गया। अब केस 2 में चलते हैं। केस 2 कहता है कि यदि a बराबर 3q प्लस 1 हो, यदि a बराबर 3q प्लस 1 हो तो हम लोग क्या करेंगे, a q करेंगे दोनों तरफ, तो 3q प्लस 1 का भी q हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल क्यों हुआ, और पिछली क्वेश्चन में यहाँ होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था तो हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठाते थे। अब यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब पर हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। चलिए, तो इसी हम लोग कुछ इसी फॉर्मूला पे तोड़ते हैं। तो ए क्यू बराबर हो जाएगा मेरा, यहाँ ए क्यू, ए की जगह यहाँ 3q है, यानी 3q का क्यू। बी क्यू, बी की जगह यहाँ 1 है तो 1 का क्यू, प्लस 3ab, ए की जगह 3q और ए बी की जगह 1, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 3q प्लस 1। तो ए क्यू निकला मेरा 3q का क्यू यानी 27q का क्यू, ए का क्यू मतलब 1, 3 3 9 क्यू, अब ब्रैकेट में 3q प्लस 1। आपकी इच्छा, अगर आप ब्रैकेट में रहना चाहते हैं तो रख दीजिए, नहीं तो आप इसको तोड़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, रहने देते हैं। तो ए क्यू बराबर 27q का क्यू। अब इस प्लस 1 को हम लोग साइड कर लेते हैं, तो 9q और ब्रैकेट में 3q प्लस 1, और अंत में जाकर के 1 को हम लोग लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें से हम लोग कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लेते हैं। तो इससे हम 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 और q का q। जब इससे 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, सिर्फ q और ब्रैकेट में 3q प्लस 1 बचा। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, बड़ी ब्रैकेट लेते हैं और अंत में जाकर के 1। ये जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर जितना भी कुछ है 3q प्लस q, ब्रैकेट में 3q प्लस 1, इसको हम लोग m मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9m और लास्ट में है प्लस 1 लिखेंगे, जहाँ m बराबर 3q प्लस q 3q प्लस 1 है। तो ये दूसरा केस 2 भी निकल गया। अब केस 3 में चलते हैं। अब केस 3 में यदि a बराबर 3q प्लस 2 हो तो हम लोग दोनों तरफ क्यूब करेंगे, यानी ए क्यू बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्यूब। वापस से फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। चलिए इस फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ते हैं। तो a की जगह पे है 3q यानी 3q का q प्लस b की जगह है 2 तो यानी 2 का q प्लस 3 इंटू ए की जगह 3q और बी की जगह 2 और ब्रैकेट में 3q प्लस 2 यानी 3q का q हो गया, यानी 27q का q, 2 का q 8 और 3 3 9, 9 दूनी 18q, अब ब्रैकेट में 3q प्लस 2, यानी ए क्यू बराबर मेरा आया अब ये इस 8 को हम लोग क्या करते हैं, साइड में लिख लेते हैं। ए क्यू बराबर आ गया 27 क्यूब का क्यूब। एक काम करते हैं, ए क्यू बराबर आया 27 क्यूब का क्यूब। इस 8 को हम लोग लास्ट में लिखेंगे प्लस 18 क्यूब ब्रैकेट में 3q प्लस 2 और अंत में ये 8। अब ये सब में से हम लोग 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 को कॉमन ले लिए। जब 27 क्यू से हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 3q का क्यू प्लस 18 में 9 कॉमन ले लेंगे तो 2q, बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं
3q + 2 और अंत में +8। अब इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर जितना भी कुछ है उसको हम लोग m मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे AQ बराबर 9m + 8, जहाँ m बराबर 3qq + 2q ब्रैकेट में 3q + 2 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि a क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक का क्यूब किसके रूप में आ रहा है, 9m के रूप में आ रहा है। और यहाँ पर भी a धनात्मक पूर्णांक है, इसका भी क्यूब 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का आ रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है।